ओके, मोबाइल छोड़ दो। अच्छा मोहतरम, सबसे पहले सवाल में हमें सैलरी का टोटल क्या है? जी किया ही नहीं। 12489। अच्छा जी, सैलरी के अंदर हमें प्रॉफिट आ रहा है और ये फॉरेन सोर्स इनकम है, इसकी टेंशन ना लें, ये फॉरेन इनकम हो गई। ये फॉरेन इनकम कैपिटल गेन है, ये पाकिस्तान की अदर सोर्स है। इसका टोटल 3500। ओके, और इसके बाद कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक है और इनकम फ्रॉम बिजनेस है पाकिस्तान में। तो अब पूरे डेटे को समराइज कर लेते हैं, वन बाय वन बताना शुरू करें। अलिफ और बे और फिर पाकिस्तान और फॉरेन इनकम। अलिफ, बे, बे, बे बे में दोनों प्रॉफिट ही हैं 600 125, इसलिए टेंशन भी नहीं इनकी। अलिफ पाकिस्तान सोर्स इनकम अदर सोर्स, सेपरेट ब्लॉक छोड़ें, सेपरेट ब्लॉक तो वैसे ही ऐड करके लेस होनी है, तो ये तो लॉसेस में वैसे ही नहीं डील होनी। और ये इनकम फ्रॉम बिजनेस है अलिफ। अब यहीं से बेशक शुरू कर दें। बिजनेस में क्या आ रहा है? लॉस। सैलरी में क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। अदर सोर्स के अंदर बोलें क्या आ रहा है? गेन आ रहा है। तो सैलरी का प्रॉफिट आउटर कॉलम में रख देते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी जी आउटर कॉलम में रखें। 12489। अच्छा, अंदर वाले कॉलम में आप किसको रखें? हम इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को अंदर वाले कॉलम में रख के देखें, इधर इनकम फ्रॉम अदर सोर्स को अंदर वाले कॉलम में रख के इससे बिजनेस का लॉस माइनस हो जाएगा। अदर सोर्स को अंदर वाले कॉलम में रखें, बोलें। वर्किंग के रेफरेंस देने हैं पेपर में। वर्किंग नंबर 1, वर्किंग नंबर 3 जी, लेस इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस। वर्किंग नंबर 6, कितना लॉस है? 5260। बाकी कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। इन दोनों का डिफरेंस लेके जवाब मुझे बता दें क्या आ रहा है? 1760। टाइम पे आया करें, ये टाइम लॉस आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, तो फिर इसको डैश डाल दें। कैमरा उधर कर दो, थोड़ी देर सेटिंग हो जाएगी। ओके, आ जाओ वापस। अच्छा जी, अदर सोर्स के प्रॉफिट में से सैलरी का लॉस क्या कर दिया? माइनस कर दिया। आप बिजनेस का लॉस, अदर सोर्स के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस माइनस कर दिया। पीछे क्या रह गया? पीछे कुछ भी नहीं रह गया, बस ये एक सेपरेट ब्लॉक इनकम पड़ी है 34 की, और ये 2 फॉरेन इनकम्स पड़ी हैं, एक ये 600 वाली और एक 125 वाली। बस इनको पकड़ें और ख़त्म करें जी। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक, बोलें। 34। आगे बोलें जी। इनकम फ्रॉम
अदर सोर्स फॉरेन 600, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन फॉरेन 1 to 5। तो जो हजरात लेट तशरीफ लाए हैं, आपने तो जाना था, वो मिस कर रहे हो, ये वाला मिस करना था आप कह रहे थे। बड़ी कुर्बानी दी है तो छोटी कुर्बानी दे देते। नहीं नहीं नहीं, वो लो जाके। अच्छा चलो ठीक है। तो अदर सोर्स के प्रॉफिट में से बिजनेस का लॉस हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया। टोटल इनकम बताएं। हाँ जी, जबरदस्त, आज तो आप सही स्पीड जा रहे हो। 13248। आप मुझे बता दें, इसमें से सैलरी माइनस करनी है? नो। अदर सोर्स बिजनेस माइनस करना है? नो। सेपरेट ब्लॉक माइनस करना है? यस। इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन सेपरेट ब्लॉक 34। अब ये टोटल इनकम आई है, लेकिन टोटल इनकम अल्लाह साहब आपने पेपर में लिखा नहीं करना, और यही टैक्सेबल इनकम है। जी बोले। 13214। ये जो न्यूमेरिकल का फेस बन गया, अब मैं टैक्स निकालने लगा हूँ। सवाल में अक्सर रिक्वायरमेंट आती है टोटल इनकम बताएं, टैक्सेबल इनकम बताएं, और टैक्स पेएबल या रिफंडेबल बताएं। अब इसके ऊपर 75% लगा के देख लें टेबल कौन सा लगना है, फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं। भाईजान कल भी आना है, ठीक है? नहीं मैं किसी और को कह रहा हूँ, FR2 वालों को कह रहा हूँ, छुट्टी नहीं मारनी, पिछला फुटा बहुत हो गया एक। अच्छा जी, टैक्स बताएं, टैक्स कैलकुलेट करवाएं जी। चलें फिगर ही बता दें। टेबल कौन सा लगा रहे हैं? टेबल 2 3380। यहां पे खड़े होकर आपने बैठ जाना है और अपने आप से सवाल पूछना है, और कहना है कंपनी बैठ गई। अच्छा, और अपने आप से सवाल पूछना है कि अब कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि माइनस करनी होती हैं। इसके लिए चैप्टर नंबर 19 पे मैं आ रहा हूं। ये डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको इग्नोर करें। फॉरेन टैक्स क्रेडिट कोई नहीं है, चैरिटी वाला टैक्स माफ कोई नहीं करना, टैक्स ऑन सिक्योरिटीज है, डिविडेंड नहीं है, और टैक्सेस डिडक्टेड में एक सैलरी वाला टैक्स है जो एम्प्लॉयर ने काटा हुआ है, वो आपने माइनस करना है। ऐड कर दें टैक्स ऑन सिक्योरिटीज। मुझे क्यों निकाला? 34 ने बोला। अब हमने जाके 34 के ऊपर देखना है कि रेट क्या लगाना है। अगर मैं अपने सवाल में आऊं तो मेरा सवाल भी वही है जो आपका सवाल है। हमारा टैक्स ईयर 2022 चल रहा है। अगर मैं कैपिटल गेन के चैप्टर में जाऊं तो कैपिटल गेन का चैप्टर बैक नहीं मारेगा, वहीं पे हम रहेंगे। कैपिटल गेन के चैप्टर के अंदर एक बात लिखी हुई है कि अगर आपके सिक्योरिटीज को आपने परचेज किया हुआ 30 जून 22 से पहले, हमने तो 30 जून 22 से पहले परचेज करना दूर की बात, 30 जून 22 से पहले हमने तो बेच दी हैं, तो खरीदी तो 30 जून 22 से पहले ही होगी, जारी सी बात है। तो हमने 30 जून 22 से पहले खरीद के रखी हुई है, इसलिए ये वाला टेबल नहीं लगेगा, ये वाला टेबल लगेगा 12.5% रेट।
23-22 तो हमारा साल है, उसमें बेची हैं तो खरीदी भी ऑब्वियसली इससे पहले ही होंगी। चलें जी 12.4 जी 3384 लेस कर दें वो टैक्सेस जो ऑलरेडी डिडक्ट हो चुका है, टैक्स ऑलरेडी डिडक्टेड ऑन सैलरी। वो जो सैलरी में ऐड किया था इधर पता नहीं कितना था, ये इसका 4 पड़ा हुआ है अभी तक। पेएबल टू गवर्नमेंट। और कुछ एक्सेलेंट, कैरी फॉरवर्ड, न्यूमेरिकल के चिन्ह पे डाल दें कैरी फॉरवर्ड इनकम फ्रॉम बिजनेस का लॉस। कितना माइनस करना चाह रहे थे 52, था कितना ऊपर प्रॉफिट 35, 1760 को कैरी फॉरवर्ड कर लें। चलें जी क्वेश्चन 3 पे आ जाएं। जितना इससे 3 बजे तक था वहाँ सब, हाँ पार्क इंशाल्लाह। हमारी अगली मुलाकात जूम मीटिंग पे कब होगी बोलें? मंडे को 13 तारीख बन रही है, 13 देखें 13 बन रही होगी 11:45 AM 11:45 AM पर इंशाल्लाह। सोए होते हो? ये कब से मसला है? इस मीटिंग में देखते हैं, मैं ज़रा चीज़ों की थोड़ा नज़र मार लूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हुई जो आपसे शेयर करनी हुई तो मैं कर लूँगा। और वैसे आप लोगों के कोई रूटीन के सवाल हो तो उसके लिए मंडे को जूम मीटिंग होती है, तो वो मंडे की सुबह आप उठ के जो है 10 बजे तक देख लिया करें। मैं आपको टाइम अनाउंस कर दूंगा, लिंक फिर उस टाइम शेयर हो जाएगा जब शाम को 5, 6, 7, 8, 9, 10 बजे जब भी मीटिंग होगी। तो जो भी आपके सवाल हों आप संडे तक अकोमोडेट कर लिया करें, मंडे को जूम मीटिंग में पूछ लिया करें। ओके, मैं हूँगा उसमें। क्वेश्चन नंबर 3, आज़ादी इन कंपनी आज बिजनेस के न्यूमेरिकल भी होंगे जी, होंगे एओपी के भी होंगे जी। सेल्स टैक्स में तो कुछ भी नहीं रह गया, बस एक दो एडजस्टमेंट डाल के एक सवाल आपके लिए डाला है। सेल्स टैक्स में अब पीछे क्या रह गया? बस सेल्स टैक्स में तो इतने न्यूमेरिकल किए हैं, हिस्ट्री में कभी नहीं किए जितने आप लोगों को करवा दिए हैं। आज़ादी एंड कंपनीज एंड एओपी इंगेज्ड इन द बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स। और कुछ मिला नहीं तो डिस्पोजेबल प्रोडक्ट्स बेचने लगे। मुस्कुराना बंद करें। इट हैज, ये लाइटें पड़ रही हैं, मुझे भी आज फील हो रहा है। इधर ये देखो, इट हैज 2 इक्वल पार्टनर्स। इसके 2 इक्वल पार्टनर्स हैं, ए और बी। इट हैज 2 इक्वल पार्टनर्स, ए एंड बी। इसके 2 इक्वल पार्टनर्स हैं, ए और बी, दोनों का कद बराबर है। फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एसीज रिकॉर्ड फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022। चुप। सेल्स माइनस सेल्स टैक्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट इज इक्वल टू नेट सेल्स। अच्छा जी, ये कहानी जरा समझ लें। सेल्स माइनस सेल्स टैक्स माइनस ट्रेड डिस्काउंट। $117 की चीज दुकानदार ने आपको बेचनी थी। मोबाइल साथ साथ जरा बंदा फ्रेश हो जाता है। इसमें से 17 एक्सक्लूड कर दिया मैंने, ये हो गया सेल्स टैक्स। दुकानदार को आपने कहा यार मुझे कुछ छोड़ो, दुकानदार ने कहा तेरी जान ना ले लूं, कहा नहीं मुझे कुछ छोड़ो। आप 3 रुपये दुकानदार ने आपको छोड़ दिए। अब ये 97 बचा। ये 2 बिल यहाँ पड़े, अच्छा अब आप मुझे ये बताएं कि मेरी सेल में मिसाल के तौर पे सब कुछ पड़ा हो
तो पहले मैं सेल्स टैक्स माइनस करूं, फिर मैं डिस्काउंट माइनस करूं, तो कट कटा के डिस्काउंट और सेल्स टैक्स माइनस करने के बाद फिगर कितनी बची? सेक्शन 113 कहते हैं जो आपने मिनिमम टैक्स निकालना है ना सेल का 1.25%, तो वो डिस्काउंट और सेल्स टैक्स के बाद वाली फिगर के ऊपर निकालना है। पहली बात तो ये कि सेक्शन 113 लगना भी है या नहीं, तो इट इज ग्रेटर देन, इसको नहीं देखना होता, इसमें सेल्स टैक्स और डिस्काउंट पड़ा हुआ है, इसके बाद वाली फिगर देखनी होती है। तो दिस फिगर इज ग्रेटर देन 100 मिलियन, इट मींस सेक्शन 113 विल अप्लाई। जैसे आप पढ़े होते हैं, आपा जी आपके लिए चाय बना के ले आती हैं, अप्लाई। घर में आप ही हैं या आपा बड़ी बाजी नहीं है? अच्छा, चलें 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 जल्दी। घर वालों को आजकल काम पे तो नहीं लगाया होता आपने, ये लाओ ये लाओ, ये करो वो करो वो करो ये करो, मैं मेरे पेपर और खुद मोबाइल पे लगे हों। अच्छा, घर वाले हैं ही नहीं, अल्लाह आपको दे। अच्छा वाली अब तो घर वालों को तो इधर नहीं ला सकता ना, अम्मी अब्बू को, तो मैं तो जी जो कहना था वही कह सकता हूँ। आमीन ही नहीं बोला तुमने। अच्छा, सेल है, लेस सेल्स टैक्स, लेस ट्रेड डिस्काउंट, कॉस्ट ऑफ सेल आ रही है, फाइनेंस कॉस्ट आ रही है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आ रहे हैं, प्रॉफिट बिफोर टैक्स आ रहा है 34 का प्रॉफिट बिफोर टैक्स। लेट्स स्टार्ट प्रॉफिट बिफोर टैक्स से। भाई जो रूटीन चली हुई है बस उसी को आप लोग चलाएं, और 6 घंटे नींद इज़ एनफ। और आउट स्टेशन वालों को सिर्फ गुंजाइश है थोड़ी सी, घर बात कर लिया करें 5 से 7 मिनट। तो बस ये, अब ये तो नहीं कि तुम लोग आप लोगों ने क्या पकाया, हमने इधर क्या खाया। अब जब ये बातें शुरू हो जाती हैं ना, इट मीन्स के उधर से घर वाले पूछ रहे होते हैं तुमने क्या आज खाया, इधर से आप बता रहे होते हैं, कोई फ़ायदा नहीं। ऐसी बात से ना दुनिया का फ़ायदा ना आखिरत का, क्या फ़ायदा इसका। ओके भाई, रूटीन हर बंदे की अपनी होती है। वैसे मेरी वैसे ये रूटीन होती थी एग्जाम लीव्स में, आपकी अपनी होगी। 8 AM से लेके 1 PM तक मैं सोता था, ये 5 घंटे ये हो गए। 8 AM से 1 PM, सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक, ये मेरी रूटीन होती थी सोने की। आपकी मर्जी है, आपकी रूटीन अपनी अपनी होती है, यही मैंने कहा है। और फिर 3 बजे से लेके 4 बजे तक रात को, तो ये 1 घंटा, तो 5 यहाँ से हो गए, 1 यहाँ से हो गए, तो 6 घंटे नींद दे देना आप। लेकिन आप रूटीन अब आप अपनी रखिएगा, क्योंकि पता चले रूटीन बनाने के चक्कर में ही 10 दिन गुजर जाएं कि रूटीन बन रही है मेरी। तो जो रूटीन आपकी, क्या रूटीन अपनी अपनी, बस अब आपकी मर्जी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी है मेरी उम्मत के सुबह के कामों में अल्लाह बरकत दे। तो ये सुबह 5-6 बजे के टाइम से लेके जो 6-7 बजे तक टाइम, 8 बजे तक का टाइम होता है, पढ़ने का बड़ा आइडियल टाइम होता है। ये याद किया हुआ पूरी ज़िंदगी नहीं भूलता। ओके, तो ये फजर के बाद वाला जो टाइम है पढ़ने के लिए आइडियल है, इसका याद किया हुआ नहीं भूलता। कॉस्ट ऑफ सेल में क्या पढ़ा हुआ है इसको छोड़ें, प्रॉफिट से शुरू करें। प्रॉफिट से वर्किंग वन, इनकम फ्रॉम बिजनेस। व्हाइट बोर्ड भी कह रहा है, खुदा के लिए सुबह की तीसरी दफा वर्किंग वन लिख चुके हो मेरे ऊपर, जान लोगे तुम मेरी। तुमने सैटरडे को भी 3 दफा इधर लिखा था वर्किंग वन, अभी तुमने इनपुट में वर्किंग वन दोबारा लिखना है इधर। क्या मतलब है? रुपीज इन 1000 बोले जी। प्रॉफिट 34,000। कॉस्ट ऑफ सेल में, अच्छा ये जो सारे आपको न्यूमेरिकल 2-3 आज करा रहे हैं, तो ये सारे सवालों की जरा उखी उखी एडजस्टमेंट उठा के यहाँ डाली हुई है। तो इसका मतलब है ये सवाल भी अगर आधा हो रहा है तो डेट इज़ गुड साइन। तो आसान आसान एडजस्टमेंट्स कोई भी नहीं रखी हैं आज की क्लास के लिए। सारे सवालों की ज़रा पिछली 2 अटैम्प्ट्स की एडजस्टमेंट्स निकाल के इनमें डाली हुई हैं, या उससे पुरानी भी हैं कोई।
कॉस्ट ऑफ सेल में पेमेंट पड़ी हुई है 12 मिलियन की टू हाशिम लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीन। न्यू मशीन की परचेज के लिए अगर कोई आपने पेमेंट की है तो पेमेंट ऑफ मशीन इज नॉट अ खर्चा टू बी इंक्लूडेड इन कॉस्ट ऑफ सेल। पेमेंट ऑफ न्यू मशीन इज अ फिक्स्ड एसेट, इट इज नॉट कॉस्ट ऑफ सेल। तो ब्रैकेट में क्या लिखा हुआ है ये बहस तो मैं तब करूंगा जब मैं इसको उल्टा दूं और मैं रिक्लासिफाई करने लगूं चीजों को, तो तब ब्रैकेट भी मैं पढ़ लूंगा कि ये 12 में 2 पढ़ा होना चाहिए या नहीं पढ़ा होना चाहिए। फिलहाल तो मुझे 12 पूरे पे एतराज है, 12 में 2 तो अलग अलग डिस्कशन है कि 12 में 2 होना चाहिए नहीं होना चाहिए, ये अलग बहस है। मैंने आपको कहा हुआ था जो इंक्लूड है एग्जैक्ट इसको पकड़ के इसको उल्टाएं, 12 को एग्जैक्ट जो इंक्लूड है इसको उल्टा दें। ऐड, अच्छा जी, पेमेंट या कॉस्ट ऑफ प्लांट, कॉस्ट ऑफ प्लांट उल्टा दें। ये कितना 12,000। आज मैं एडलेस साथ साथ ही कर रहा हूं। अब आप कह रहे होंगे सामने नहर वाले पुल पे बुला के हमें ऐड के लिए 8 लाइनें छुड़वा के और फिर लेस हो रहा हूं आज जो एडलेस थे। ओके, अब इसको रिक्लासिफाई करते हुए हमने देखना है कि सवाल चाहता क्या है। पेमेंट ऑफ 12 मिलियन, इसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है, आपने प्लांट खरीदा है, इसमें सेल्स टैक्स पड़ा हुआ है। अच्छा जी, सेल्स टैक्स एसेट की कॉस्ट में होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? IS 2 कहते हैं अगर तो ये रिफंडेबल है तो फिर ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट नहीं है, और अगर ये नॉन रिफंडेबल है तो फिर तो ये पैसा आपका डूब गया है, फिर ये एसेट की कॉस्ट का पार्ट होना चाहिए। IS 16 सॉरी कहते हैं, IS 2 कहां से आ गया? IS 2 तो इन्वेंट्रीज का है। IS 16 PP का ये कहता है कि रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट में ऐड नहीं करते और नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट में ऐड करते हैं। अब सेल्स टैक्स जो आपने फिक्स्ड एसेट खरीदते हुए पे किया है, वो फिक्स्ड एसेट का नाम है मशीन। तो हम जरा इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए थोड़ा सा सेल्स टैक्स वाला नॉलेज यूज करते हैं। सेल्स टैक्स के सवालों में हमने पढ़ा था कि मशीन का इनपुट न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस होता है। मशीन का इनपुट न्यूमेरिकल के फेस पे जो इनपुट माइनस होता है ना उसका नाम होता है रिफंडेबल, यानी माइनस हो गया, और जो इनपुट माइनस नहीं होता उसका नाम होता है डेड। तो अकाउंटिंग वाले टीचर उसको नॉन रिफंडेबल कहते हैं, हम डेड कहते हैं, और जो न्यूमेरिकल के फेस पे माइनस होता है उसको कहते हैं रिफंडेबल, यानी वो हुकूमत से वापस नेट हो गया ना, वापस पैसों में तो नहीं मिलेगा लेकिन नेट हो गया। तो जो इनपुट न्यूमेरिकल के फेस पे हम लेके जाते हैं वो न्यूमेरिकल के फेस वाले को रिफंडेबल टाइप या एडजस्टेबल टाइप इनपुट कहते हैं, ये एडजस्ट हो जाएगा। अब आप मुझे बता दें, क्या सेल्स टैक्स जो हम मशीन पे करते हैं, क्या ये मशीन का सेल्स टैक्स में न्यूमेरिकल के फेस पर माइनस हो जाएगा? इसका मतलब है गवर्नमेंट आपको ये माइनस करने देगी। अगर गवर्नमेंट आपको माइनस करने देगी तो इसका मतलब है एक तरह का आपको बचत हो रही होगी इतनी, तो ये वापस ही मिल जाना है एक तरह का। तो जो चीज वापस मिल जानी है, IS 16 कहते हैं नॉन रिफंडेबल टैक्सेस को एसेट की कॉस्ट का पार्ट बनाएं, बट दिस इज डेट्स वाइज को एसेट की कॉस्ट का पार्ट ना बनाएं। तो पेमेंट आप बता दें 12 - 2 से शुरू करें एसेट की कॉस्ट या 12 से शुरू करें? 12 - 2 से या 12 से? 12 - 2। वर्किंग 1.1। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ प्लांट की कॉस्ट निकालनी जी। कैश पेड, पे कितना किया? 12,000। इसमें क्या पड़ा हुआ है? सेल्स टैक्स, उसको बाहर निकाल दिया। तो मुझे बताएं मैंने कितने पैसे एसेट खरीदने की मद में दिए? 10,000। बाकी सेल्स टैक्स दिया जो मुझे वापस मिल जाएगा। नॉन रिफंडेबल टैक्सेस आर नॉट अ पार्ट ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट। जी सर, ये अगर एग्जाम के लिए होता है, एग्जाम बना दी मशीन एग्जाम, वो फिर आप कर देते? हाँ कर देते। ओके नेक्स्ट, आगे आए जी।
पेमेंट ऑफ 12 million टू हाशिम लिमिटेड फॉर परचेज ऑफ न्यू मशीन फॉर मेकिंग प्लास्टिक कंटेनर इन एक्सचेंज ऑफ एन ओल्ड मशीन। अच्छा, पेमेंट की है 12 मिलियन की और नई मशीन आ रही है और पुरानी मशीन बदले में दे रहे हैं। इट मींस कि खाली पेमेंट नहीं कर रहे, आ क्या रहे, न्यू मशीन, जा क्या रहा है, पेमेंट कैश, और बदले में एक जिसकी बुक वैल्यू के साथ कुछ ना लिखा हो तो लिखेगा ये अकाउंटिंग बुक वैल्यू होगी, ये टेक्स्ट बुक वैल्यू नहीं है। एक मशीन जा रही है बदले में जिसकी अकाउंटिंग बुक वैल्यू 5 मिलियन है और मार्केट में इसकी कीमत कितनी है, 4 मिलियन ऑन एक्सचेंज रेट। अब देखते हैं जी सेक्शन 76 खोल के कि कॉस्ट एसेट की कैसे निकालनी है। सो इफ आई कम इन सेक्शन 76, in section 76 पेज 149 हमें कहता है द कॉस्ट ऑफ परचेज एसेट शैल बी सम ऑफ टोटल अमाउंट गिवन फॉर द एसेट, टोटल अमाउंट गिवन फॉर द एसेट 10,000, ये हमने ले ली, इंक्लूडिंग, इसमें डालो द फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड मशीन डिटर्मिन्ड एट द टाइम इट इज एक्वायर्ड। जब आप नया एसेट खरीद रहे हैं उस वक्त पुराने की फेयर वैल्यू डालो इधर। तो मजे की बात सुने, नई मशीन की फेयर वैल्यू सवाल में दी भी होती है, हम इग्नोर करते हैं। नई मशीन को उसकी फेयर वैल्यू पर रिकॉर्ड नहीं करना, नई मशीन को रिकॉर्ड करना है कैश पेड और पुरानी की फेयर वैल्यू। असल में जब आप नई चीज ले रहे हैं तो आप पुरानी चीज दे रहे हैं और पैसे दे रहे हैं। तो लॉ क्या कहता है, नई मशीन की प्राइस कैसे निकालनी है, टोटल अमाउंट गिवन फॉर द एसेट, टोटल अमाउंट गिवन कितनी है 10,000 प्लस फेयर वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन इन काइंड 4,000, उसमें डालें एक्सपेंडिचर टू एक्वायर द एसेट, ट्रांसपोर्टेशन वगैरह 0, इंस्टॉलेशन 0, ये सारी चीजें डालते जाएं और फिर एसेट की कॉस्ट निकलेगी। तो 76 के 2 के पॉइंट ए की रोशनी में मैं कॉस्ट निकाल रहा हूं इसकी। फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड, फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड या बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड कितनी, इसका मतलब है ये निकल आई हमारी कॉस्ट किसकी, न्यू मशीन की, एज पर द लाइट ऑफ सेक्शन 76 के 2 का ए। जी मोहतरम, कॉस्ट क्या आ गई 14,000। सो इट इज द कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। इनिशियल अलाउंस सेक्शन निकाल लूं या आगे पढ़ लूं, आया हूं इधर तो निकाल लें। इनिशियल अलाउंस डेप्रिसिएशन, इनिशियल अलाउंस प्लांट है ना, इनिशियल अलाउंस एट द रेट ऑफ 25%। टैक्स डिप्रिसिएशन, बिल्डिंग के लिए 10, कंप्यूटर के लिए 30, बाकी सबके लिए 15%। ये क्या निकल आएगी, ये क्या निकल आएगी, बुक वैल्यू। इसको इसका चार डालना है, कुछ भी नहीं करना इसका, अगले साल की डेफिनेशन तो नहीं निकालनी ना, वो छोड़े पर। अगर कोई कहता है अच्छा नहीं लग रहा तो ना लगे, हमें क्या, अच्छा लगने के पैसे नहीं है, सॉरी वो नंबर नहीं है, पैसे कहां से आ गए। बीबी का कोई फायदा नहीं इधर, WDV का यार। ओके
हाँ भाई, हो गया मसला हल? आ रही है वो बस? ओके, लेस कर दें जी। यार ये क्या कर रहे हैं हम? एसेट की कॉस्ट उल्टा के उसकी डेप्रिसिएशन माइनस कर रहे हैं, बस ये कर रहे हैं। कई सवालों में ये किया हुआ है, एसेट की कॉस्ट उल्टा देते थे और उसकी डेप्रिसिएशन माइनस करते थे। इसकी जगह टैक्स वाले क्या माइनस करने देंगे? इनिशियल अलाउंस और टैक्स डेप्रिसिएशन, और आगे वर्किंग का रेफरेंस हम पेपर में देंगे 1.1। चीजें खत्म होने की तरफ जा रही हैं तो हम जरा प्रॉपर तरीके से कर रहे हैं जी। 3500 1575 एड लेस हो गया। ओके, अगली लाइनें पढ़ने से पहले मुझे ये बताएं कि पुराने एसेट के बारे में आपके जहन में क्या क्या थॉट आ सकती है और नए एसेट के बारे में आपके जहन में क्या क्या थॉट आ सकती है। पुराने एसेट के बारे में आपके जहन में 4 किस्म की सोचें आ सकती हैं। पुराने की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के पुराने की टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करनी है, लेकिन नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। पुराने का अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टा के पुराने का टैक्स गेन लॉस रिकॉर्ड करना है। ये 4 सोचें आ सकती हैं पुराने एसेट के बारे में आपके जहन में। नए एसेट के बारे में से 2 सोचें आ सकती हैं। नए एसेट की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के उसकी टैक्स डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस आपने माइनस करना होता है। तो आगे चलने से पहले मैं आपसे 6 बातें कर लूं। पुराने एसेट के बारे में आपके जहन में 4 चीजें आ सकती हैं। पुराने की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के पुराने की टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस कर दें। पुराने की टैक्स डेप्रिसिएशन माइनस करने की जरूरत नहीं है क्योंकि नो डेप्रिसिएशन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल। तीसरी थॉट पुराने के बारे में आपके जहन में आ सकती है, पुराने का अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टा के पुराने का टैक्स गेन लॉस रिकॉर्ड कर दें। 4 बातें हो गई। नए के बारे में सिर्फ 2 बातें आपके जहन में आ सकती हैं कि नए की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टा के टैक्स डेप्रिसिएशन और इनिशियल अलाउंस माइनस कर दें। इस बेस के ऊपर अब मैं आगे पढ़ने लगा। ओल्ड मशीन वॉज परचेज सम ईयर्स बैक। यकम जनवरी 20 को खरीदी थी। यकम जनवरी 20 का मतलब है 30/20, 30/21, 30/22। 3 साल ये यूज हुई है, लेकिन इस डेप्रीशिएट 3.5 इफेक्टिवली बनेगी, लेकिन उन चक्रों में छोड़े, हम तो 30 जून पे ब्रेक मारते हैं ना। तो 30/20 इस्तेमाल हुई, 30/21 इस्तेमाल हुई और 30/22 हमारा साल भी इस्तेमाल हुई, लेकिन देयर इज नो डेप्रिसिएशन इन 30/22। अब पुरानी मशीन हमने यकम जनवरी 20 की खरीदी हुई है, तो पुरानी मशीन की यकम जनवरी 20 की कॉस्ट पकड़ेंगे और इसको 30/20 और 30/21 पे लाके डेप्रिशिएट करेंगे। ये आ जाएगी मेरी टैक्स वालों की WDV एज ऑन 30/21, पिछले साल का आखिरी दिन, और फिर कंसिडरेशन में से माइनस कर देंगे टैक्स वालों की WDV। डिस्पोजल ऑफ ओल्ड मशीन एंड डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू मशीन वर नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। शुक्र है, अब हमें उल्टानी नहीं पड़ेंगी। पुरानी मशीन की डिस्पोजल अकाउंटिंग की बुक्स में रिकॉर्ड नहीं हुई। आप बताएं, क्या मैं अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टाऊं या अकाउंटिंग गेन लॉस पुरानी का रिकॉर्ड ही नहीं हुआ? अच्छा जी, लेकिन टैक्स वालों का गेन लॉस तो मैं निकालूंगा इंशाल्लाह। पुरानी का उल्टाने की जरूरत नहीं। क्यों नहीं उल्टाने की जरूरत? ये पुरानी के गेन लॉस की डिस्कशन हो गई, और पुरानी का गेन लॉस टैक्स वाला मैं निकालूंगा, वो लिख जाता हूं इधर। वर्किंग नंबर 1.2, टैक्स वालों का गेन लॉस किस पर? ऑन ओल्ड मशीन। कंसिडरेशन लेस टैक्स वालों की WDV पिछले साल के एंड तक।
2321। इतने से फिक्रे का मतलब बताएं। पुरानी का गेन लॉस रिकॉर्ड, बस आई कंक्लूड कि पुरानी का गेन लॉस उल्टाएं नहीं। बट एक चीज तो मुझे पता है, पुरानी का अकाउंटिंग गेन लॉस नहीं उल्टाना, टैक्स गेन लॉस तो रिकॉर्ड करना है ना, इसलिए उसका मैंने फॉर्मेट बना के छोड़ दिया। अगली लाइन पढ़ें। नई की अकाउंटिंग डेफिसिएंट रिकॉर्ड नहीं हुई। सर आपको कैसे पता चला अकाउंटिंग डेफिसिएंट? बुक्स ऑफ अकाउंट्स का लफ्ज लिखा हुआ। नए की अकाउंटिंग डेफिसिएंट रिकॉर्ड नहीं हुई, इसलिए रिकॉर्ड नहीं हुई कि वो पूरी पेमेंट ही कॉस्ट ऑफ सेल में चली गई थी। इतनी तो अकल है हमें, पूरी पेमेंट ही जब कॉस्ट ऑफ सेल में चली गई तो फिर डेफिसिएंट कहां से रिकॉर्ड होनी थी? तो नए की अकाउंटिंग डेफिसिएंट रिकॉर्ड नहीं हुई तो वो उल्टाने की जरूरत नहीं, लेकिन नए की टैक्स डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी है, वो मैंने कर दिया। डन। अब सिर्फ क्या रह गया, वो जो फॉर्मूला लगाया हमने, टैक्स WDV ऑफ ओल्ड मशीन वाज सेम। WDV में निकालने की जरूरत नहीं है आपको, ओल्ड मशीन की। टैक्स वालों की WDV वाज सेम एज अकाउंटिंग वालों की WDV ऑन द डिस्पोजल डेट। अकाउंटिंग वालों की WDV कितनी है? 5, वो सेम है इसके। अच्छा जी, कितना आ गया? 5000। डन। चलें जी, अब एक फटाए, पुरानी बेच के आपको पैसे आए हैं या पुरानी बेच के नई मशीन आई है? बोले बोले जल्दी बोलें। पुरानी बेच के पैसे आए हैं या पुरानी बेच के नई मशीन आई है? अब आपका क्या मशवरा है, कंसिडरेशन में क्या लूं? कंसिडरेशन में क्या लूं? एक्सेलेंट, फेयर वैल्यू ले लें। अगर मैं इस मशीन को बाजार में एक्सचेंज ना कराता पुरानी को, तो मैं बाजार में कितने की बेचता? कोई इस क्लास में बैठा हुआ बंदा बता सकता है? अगर मैं पुरानी मशीन को एक्सचेंज ना कराता और बाजार में बेचता, कोई बता सकता है कितने की बेचता? 4 मिलियन की बेचता। यहां से भी याद आ सकता है एक और तरीका, कंसिडरेशन को डील करता है सेक्शन 77। सेक्शन 77 ये कहता है, द कंसिडरेशन रिसीव्ड shall be higher of total amount received or its fair value। अब टोटल अमाउंट रिसीव्ड सवाल में गिवन नहीं है, इसलिए गिवन नहीं है कि सवाल के अंदर कहीं भी जो है वो हमारा एसेट बिक ही नहीं रहा, बल्कि उसके बदले नया एसेट आ रहा है। हाँ, फेयर वैल्यू अल्लाह का शुक्र है गिवन है, तो कंसिडरेशन रिसीव्ड शैल बी फेयर वैल्यू। अब मैं फेयर वैल्यू ले लूंगा। फेयर वैल्यू बोलें जी 4000। चलें जी, अब आप गेन लॉस निकाल दें। 1000 का क्या आ गया? ये किनके वाला लॉस है? आप पहले जरा अकाउंटिंग गेन लॉस उल्टवाएं मुझे। वो सवाल ने लिखा होता रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। अब क्या कर दूं मैं? टैक्स गेन लॉस रिकॉर्ड करूं। लॉस है, लॉस। ओके, अब मोहतरम, अगर इस एडजस्टमेंट के 3-4 मार्क्स थे पेपर में, तो अब बच्चे पेपर में 2 किस्म के हुए होंगे। एक वो बच्चे होंगे पेपर में जिन्होंने पता क्या किया होगा, उन्होंने कहा होगा इतनी बड़ी एडजस्टमेंट रशीद तू पढ़ ले आप ही। एक वो होंगे। दूसरे बच्चे वो होंगे जिनको इस 2 मिलियन का समझ नहीं आया होगा। फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन में बात कर रहा हूँ, 2 मिलियन का समझ नहीं आया होगा। उन्होंने 12 को पकड़ा होगा, हो सकता है 12 में 4 ऐड कर दिया हो सकता है करना भूल गए हो। उन्होंने 12 को पकड़ा होगा और 12,000 को पकड़ के यहाँ लिखा होगा, और नई कॉस्ट जो आई है एसेट की उस पर 25% लगाया होगा। इसको यहाँ पे पूरे 1 मार्क्स मिला होगा। अगर इसका 1 मार्क्स है, पूरा 1 नंबर मिला होगा। फिर उसने अगर इस फिगर को, जो भी उसकी गलत फिगर आई है, गलत फिगर को पकड़ के ये लगाया
फिर उसको इसका भी पूरा मार्क्स मिला होगा। इन दोनों फिगर्स को यहां पोस्ट करने के अलग मार्क्स होते हैं, वो भी इसको मिले होंगे, वो भी इसको मिले होंगे, पूरे मार्क्स मिले होंगे, कोई नंबर नहीं कटा होगा। सॉरी ये वाले। और कॉस्ट ऑफ सेल में 12 पड़ा है, ये तो उनको बात याद होगी कि उल्टा देने, जो खर्चे में डला हुआ है उसे उल्टा देना, ये भी उसको पूरे मार्क्स मिले होंगे, 12,000 उसने उल्टाया होगा। थिंग्स आर वेरी इजी। मार्क्स अंदर से आपको ढूंढने पड़ते हैं चीज़ों के, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो छोड़ के आ जाते हैं। आप कोई हाथ खड़ा करके बता दे जरा, मैं छोड़ के अक्सर आ जाता हूँ, ऐसी चीज़ कोई ना हो रही हो ना तो टच भी नहीं करता। ये एक बंदे ने हाथ खड़ा किया, ऐसा ना किया करें, ऐसा ना, एक ऐसा ऐसा दिल में और भी आ रहे लोगों के हाथ खड़ा करने का, हाथ नहीं खड़ा करे इस वक्त, पता नहीं क्यों। आखिरी क्लास से ना, सेकंड क्लास सॉरी, हमने मंडे को मिलना है एक दफ़ा, और वो तो बरकत के लिए, लेकिन ज़रूरी है, वो भी पार्ट ऑफ सिलेबस होगा, उस क्लास के ऊपर लिखा होगा। ओके, इस सवाल को मैं एंटरटेन नहीं करूंगा। बहुत से लोग ये सवाल पूछ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ टैक्स लॉज इन पाकिस्तान चैप्टर 1 में याद करना या नहीं करना। मैं इस सवाल को एंटरटेन नहीं करूंगा। भाई जो चीज़ें पढ़ा दी हैं सारी सिलेबस में, आप याद करना ना करना तो आप जिम्मेदार हैं, कंपनी तो नहीं जिम्मेदार। हाँ, डिस्पोजल गेन लॉस नहीं, वैसे तो वो देता, अकाउंटिंग गेन लॉस आपसे नहीं निकलाएगा पेपर में, वो देगा, अकाउंटिंग तो नहीं शुरू करवा देगा उधर। ओके चलें जी आगे। ये एक मशहूर ज़माना एडजस्टमेंट है, आप लोग कहते हो तो इसे ज़रा रिवाइज करा दें, तो मैंने कहा बरकत के लिए आपके साथ वाला आया हुआ है तो रिवाइज कर लें। परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल ऑफ 22 लाख, पैकिंग मटेरियल या रॉ मटेरियल या फिनिश्ड गुड्स खरीदना, परचेजेज ऑफ मटेरियल 22 लाख, नो विद होल्डिंग टैक्स वाज डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ पेमेंट, पेमेंट के वक्त टैक्स नहीं कटा। तो दो प्रोविजंस नहीं, एक ही प्रोविजन है इस पे। परचेजेज हैं ये, परचेजेज डिसअलाउ होती हैं लोअर ऑफ करके। अब सवाल ये है कि परचेजेस हमने डिसअलाउ करनी है, उसका रूल लिखा हुआ है पेज नंबर 129 पर, 128 पर। परचेज डिसअलाउ होती है लोअर ऑफ करके, परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड, और टोटल परचेज का 20%। अब इधर इस तरह नहीं लाइन लिखी हुई कि परचेज ऑफ पैकिंग मटेरियल इज 2200, नो टैक्स इज विदहेल्ड ऑन 1200। अगर ऐसी को लाइन लिखी होती ना, नो टैक्स इज विदहेल्ड ऑन 1200, तो फिर मैं परचेज ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड लेता 1200 और 20% ऑफ टोटल परचेज 20% ऑफ 2200 लेता। लेकिन इधर नो टैक्स इज डिडक्टेड ऑन 2200 पूरा, तो अब ये वर्किंग कौन सी बन रही है जी? 1.3। चलें इधर ही कर देते हैं, वर्किंग 1.3। परचेज डिसअलाउड लोअर ऑफ ऑन विच नो टैक्स डिडक्टेड, जिस पे टैक्स नहीं कटा, वो पूरी 2200 है, या 20% ऑफ टोटल परचेज, टोटल परचेज भी 2200 है इधर। जी इसमें से क्या नॉट अलाउड हो जाएगा? लोअर। क्या नॉट अलाउड हो जाएगा? तो प्रॉफिट से चलते हुए न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए नॉट अलाउड खर्चों को ऐड बैक कर दें। ओके परचेज नॉट अलाउड, वर्किंग नंबर वर्किंग 1.3 लिखेंगे या ये चीजें खाली छोड़ देंगे, उसे कहेंगे ढूंढो ढूंढो, खुद ही ढूंढो ढूंढो, मेरे पेपर में कहीं ना कहीं तो है। चपेट मारनी है उन्हें। $440। यार वो गोट्स खरीदी थी कुर्बानी के लिए ईद पे, उनका क्या किया था याद है? वो जो मैं किया था हमने, ज़िबा नहीं किया था उसको, तिक्का बोटी से बाहर नहीं आ रहा। क्या किया था उन गोट्स का? उनको पर्सनल एक्सपेंडिचर कह के इग्नोर कर दिया था, बल्कि नॉट अलाउड के तौर पे ऐड कर दिया था कि गोट्स खरीदना कुर्बानी के लिए आपकी ज़ात का खर्चा है, ये बिजनेस का खर्चा नहीं है।
अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन बोलें जी, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन कितनी है बोलें? 4500 ऐड कर दें अकाउंटिंग वालों के डेप्रिसिएशन। ये बार बार क्यों नहीं मैं ऐड लिख रहा? अब एक दफा लिख दिया तो इसको थोड़ी देर चलाते हैं, कोई लेस आ गया तो फिर लेस का साइन डाल देंगे। ऐड अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, आप लोगों ने तो पूरा ही लेस साइड उड़ा के प्लस माइनस ही कर रहे होने, मुझे पता है, वो तो खैर है। चले अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, तो अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन ओल्ड और न्यू मशीन की शायद इसलिए नहीं दी हुई थी कि अलग से कहीं आनी थी सारे एसेट्स की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन, तो शायद ये सारे बिजनेस के एसेट्स की अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन है। इसको उल्टा के हम टैक्स वालों का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे जब वक्त आएगा, और वक्त सबका आना है, वक्त सबका आना है। वैसे यार दूसरी क्लास वालों ने पता नहीं क्या बात कर दी थी, तो फिर वापस आ जाएं, वापस आ जाएं, वापस आ जाएं। अच्छा पॉइंट बी पढ़ें जी, पॉइंट बी 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 पॉइंट बी पढ़ें, लेट हो गया। पॉइंट बी, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी कहां से आ गया? खर्चों में रेंट दिया है प्रेमिसेस का, कमा रहे हैं रेंट या पे कर रहे होंगे रेंट? एनुअल रेंट ऑफ प्रेमिसेस अमाउंटिंग टू 1560। खर्चों में हमने एनुअल रेंट डाला हुआ है प्रेमिसेस का 1560, तो हमने बिल्डिंग कोई किराए पे ली हुई है, रेंट पे टैक्स नहीं काटा हमने, या काट लिया है। withholding tax of 144 was deducted from the rent but was not deposited in गवर्नमेंट रही है। होता ये होगा कि डीओजी जब काटता होगा ना, तो काट के जो जो सारे काटते होंगे, सारे काटे हुए मटेरियल लाके एक बड़े से ग्राउंड में रख देते होंगे, फिर जो है डीओजी के वालदैन तकसीम करते होंगे, तो अजीब सी बात होगी। चलें वापस आ जाएं। हुआ ये है कि हमने टैक्स काटा है, लेकिन काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं करवाया, तो ये काटना भी क्या? काटना हुआ, जिसमें गवर्नमेंट के खजाने में जमा ना कराएं। यानी कॉलेज वाले सर आसिफ को कह दें कि हम आपकी सैलरी से टैक्स काट रहे हैं, और काट के कॉलेज वाले अपनी दराज में रख के बाद में से याशियां कर रहे हो। तो टैक्स तो काटा था ना सर आपकी सैलरी से, लेकिन कहाँ नहीं पहुंचा? आप बता दें जी, अगर टैक्स नहीं काटा हमने किसी पेमेंट पे, तो ये खर्चा माइनस करने की इजाज़त होगा या नॉट अलाउड होगा? इसमें 20% वाला कोई चक्कर नहीं है, ये सारा खर्चा ही नॉट अलाउड होगा। कितना नॉट अलाउड में डालूं? 144 144 वाले बताएं, 1560 वाले हाथ खड़ा करें, और वो वाले हजरात हाथ खड़ा करें जो 1560 माइनस 144 का कुछ करना चाह रहे हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करेंगे भाईजान। खर्चों में जो पड़ा हुआ है आपने उसको उल्टाना है, बस याद रखिएगा पेपर में। खर्चों में पड़ा कितना हुआ है, आपने सिर्फ उसको उल्टाना है। अब 1560 में 144 टैक्स था, इसको जरा इस तरह समझिएगा कि मैं कहता हूं जी सर आसिफ की सैलरी फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन 2 लाख रुपए है। अच्छा लुट मची हुई है, 1 0 कम लगाया। अच्छा इसमें से कॉलेज वालों ने 1,80,000 उनको दे दी, और जो 20 टैक्स काटा वो कॉलेज वालों ने डाल दिया पेएबल टू गवर्नमेंट अकाउंट में, लेकिन बाद में पे नहीं किया। मुझे बताएं इस एंट्री में खर्चा कितना बुक होता है? अकाउंटेंट खर्चा कितना बुक करते हैं? पूरा 2 लाख। एक बात याद रखिएगा, अकाउंटिंग वाले एक्सपेंस डेबिट साइन, अकाउंटिंग वाले एक्सपेंस डेबिट फुल अमाउंट से करते हैं। सवाल वाले ने ना हमें पंगा डाला है, उसने कहा है तुम्हारा रेंट एक्सपेंस है 15, इसमें से पेएबल है गवर्नमेंट को, और बाकी आपने कैश पे कर दिया उस बंदे को। अब हमने जो डिसअलाउ करना है ना, वो करना है जो खर्चों में पड़ा है।
तो खर्चों में याद रखिएगा पूरा खर्चा पड़ा होता है या टैक्स कट के खर्चा पड़ा होता है? पूरा खर्चा। इसलिए पूरे खर्चे को डिसअलाउ कर दें बस चुप करके। और वो बात भी जो हमने क्लास में एक दफा की थी, बस जो इंक्लूड होता है उसको उल्टा देना होता है, तो इंक्लूड वाली फिगर को उल्टा दें। जी पूछो। नहीं बाद में नहीं, अभी पूछो पूछो पूछो। अच्छा इसलिए ये टैक्स नहीं काटा, या काट लिया, काट के गवर्नमेंट के खजाने में जमा नहीं कराया। और ना 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 मेरे भाई, एक और मिसाल देता हूं आपको। 27,000 की सैलरी आपने कैश में पे कर दी। अब ये तो नहीं होता कि खाली 2,000 को नॉट अलाउड करें, पूरी 27,000 को नॉट अलाउड करते हैं। इसी तरह याद रखिएगा, सरासिफ की सैलरी पे अगर टैक्स नहीं कटा तो इसका मतलब ये नहीं कि कॉलेज वालों को सजा ये मिले कि 20,000 को इनकम में ऐड कर दें, पूरे 2 लाख की तनख्वाह पे टैक्स नहीं काटा, पूरा खर्चा डिसअलाउ होता है। ऐसे नहीं छोड़ते, टैक्स वाले जान ले लेते हैं आपकी, पूरा खर्चा डिसअलाउ करते हैं, तो पूरा का पूरा खर्चा आपका डिसअलाउ हो जाएगा। ये दुनिया में कभी भी ऐसा नहीं होता कि खर्चों नॉट अलाउड में ये फिगर डाली जाए। याद रखिएगा, हमेशा पूरा खर्चा डिसअलाउ होता है। और कुछ बिजनेसमैन ऐसे होते हैं जो कहीं भी टैक्स नहीं काटते, तो वो बेचारे खाली सेल पे टैक्स दे के आ रहे होते हैं, खाली सेल पे टैक्स देते हैं, ना रेंट पे टैक्स काटा, ना सैलरीज पे टैक्स काटा, ना और किसी चीज पे टैक्स काटा। तो बताएं खर्चा डिसअलाउ होता है या टैक्स डिसअलाउ होता है? खर्चा। आप बता दें ये खर्चा कितना है ऑन विच टैक्स इज नॉट डिडक्टेड? रेंट एक्सपेंस नॉट अलाउड करते हैं 1560। यार नहीं, ये दरवाजा बंद कर दो, ये खोल रहे हैं बार बार, उधर से जाएं, मुंह धो के आ जाए, लेकिन अब ये दरवाजा बंद होगा, फिर जाएं जल्दी अब। ओके ये वो जो होमवर्क में आपको एडजस्टमेंट दी थी, प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर बैड डेट पड़ी है खर्चों में। यार चुप करो ना, कौन बोल रहा है? खर्चे इंक्लूड अंदाजा, अंदाजे नहीं, एक्चुअल राइट ऑफ माइनस करने की जाता है। पहले इसको उल्टा के इजी मार्क्स लें, मोबाइल साइड पे रखें, इसको उल्टाते हैं हम। खर्चों में 735 पड़ा है। बोले खर्चे इंक्लूड प्रोविजन, $735, और माइनस करना है इसकी जगह एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ। किसके नीचे क्या लिखा हुआ है? किसके नीचे? एक्चुअल बैड डेट रिटर्न ऑफ, ये प्रोविजन लिखा है। वर्किंग नंबर 1 पॉइंट ही लगे हुए, हम छोड़े यार, अब 2 से शुरू कर देते हैं, बहुत ज्यादा हो गई है। 1 पॉइंट एंड पे 1.99 तक चले जाना है हमने, बस 1। The opening balance of provision and closing balance of provision for 1100 and 1435. हाजा हराम। टी काउंट वैसे बनाने नहीं चाहिए, टैक्स की क्लास में टी काउंट बनाने नहीं चाहिए, मजबूरी में मैं बना रहा हूं, मजबूरी में बना रहा हूं। वैसे टी काउंट आपने भी टी काउंट जगह जगह बनाने लगा, दिल ना भी हो फिर भी टी काउंट बना लेने आपने, मजबूरी में बना रहा हूं। ओपनिंग बैलेंस 1100, क्लोजिंग 1435। अच्छा खर्चों में कितना पड़ा हुआ है? खर्चों में कितना पड़ा हुआ है? बी मोर एक्सप्रेसिव इन टेक्स्ट और ईमेल, एक्सेस ऑल इमोजी। जान दे यार, छाड़ दे, अपने काम नहीं हो रहे साढ़े खत्म। अच्छा मुझे बताएं खर्चों के अंदर कितना पड़ा हुआ है? खर्चों में खर्चे इंक्लूड 735। किसी माई के लाल को पता है कि, पहले सवाल तो सुन ले, किसी माई के लाल को पता है
कि खर्चे इस अकाउंट में किस साइड पे पड़े होते हैं। आज आपको एक एंट्री बताने लगा हूं, भाई आप ये दरवाजा लॉक कर दो, ये दरवाजा लॉक कर दो, आगे ईंटें रख दें 2-3। अच्छा अब आप मुझे ये भाईजान उसकी कुर्सी हटा के रख रहे हो उधर, तुम ये रख दें हाथों की याद। अच्छा खर्चे कहां पड़े होते हैं? खर्चे हमेशा याद रखिएगा, ब्राउन जैकेट वाले सर उठा के, भाईजान सर उठा के जीने। अच्छा हमेशा याद रखिएगा खर्चों की एंट्री प्रोविजन, क्रेडिट, पी एंड एल डेबिट, तो ये पी एंड एल में चली जाती है चीज। तो खर्चे इधर पड़े होते हैं। कुछ टीचर्स इसको लिखवाते हैं बैड डेट एक्सपेंस के नाम से, बैड डेट एक्सपेंस, लेकिन इससे जब फेस पे लेके जाते हैं तो कुछ लोग प्रोविजन, पी एंड एल में प्रोविजन के नाम से लिख देते हैं, लेकिन ये होती है पी एंड एल वाली फिगर। तो मैं आपको इन सारी बातों से साइड पे करवा के ना एक हिंट देने लगा हूं। आपने जो भी एक्सपेंसेस की फिगर होगी ना, जो एक्सपेंसेस में इंक्लूड होगी, वो यहां लिखा करनी है। ये बैड डेट एक्सपेंस ही है असल में जी। 735। ओके, ये करने के बाद हम आगे गए, हमने कहते हैं बैड डेट रिटर्न ऑफ इंक्लूड, हमने तो अभी निकाले नहीं, इसलिए हमने यहां इधर अपना नाक रख दिया और रुक गए। बैड रिटर्न ऑफ इंक्लूड कहते हैं बैड रिटर्न ऑफ में शामिल है। मैंने जाके देखा रिटर्न ऑफ तो मैंने अभी तक निकाला नहीं, तो मैं निकालता हूं फिर जाके वो पढ़ लेता हूं। बैड रिटर्न ऑफ बैलेंसिंग निकालें जी। 400 दैट इज बैड रिटर्न ऑफ। अब आपने नहीं करना, अब आप लोगों ने अब आप लोगों ने प्रोविजन उल्टा के राइट ऑफ माइनस कर दिया करना है पेपर में, लेकिन अभी नहीं, उसके अंदर एक चीज पड़ी है, इसको अंदर बुला लें। पुत्र जी, अम्मी पुत्र अंदर आ। 400 को अंदर बुलाया, डंडा सोटा पकड़ा, ये हो गया डंडा और ये हो गया सोटा। डंडा सोटा पकड़ के बैड डेट रिटर्न ऑफ इंक्लूड अ लोन ऑफ प्रोवाइडेड टू सप्लायर। तो बैड डेट रिटर्न ऑफ के अंदर एक लोन पड़ा हुआ है। बैड डेट रिटर्न ऑफ के अंदर क्या पड़ा हुआ है? जो आपने किसको दिया है? अच्छा, चैप्टर 8 में आए। रशीद तू ना ही जाया कर यार, उत्थे ही वेख ले बस। बैड डेट रिटर्न ऑफ में हमने पढ़ा था यार, वो अब्दुल्ला को कहो टेस्ट लाने हैं, टेस्ट बांटने हैं, वो चेक करवा लिए हमें। ऑनलाइन वालों के भी 9 टेस्ट थे, टेस्ट 12 चेक करके अपलोड हो गए हैं। चार्टर्ड अकाउंटेंट से चेक करवाए हैं, कमेंट्स भी लिखे होंगे। कितने लोगों ने बरकत के लिए टेस्ट दिया था? टेस्ट 12 वेल डन, टेस्ट चेक हो चुके हैं। बांटने कुतुब का तो उधर आ गया था, उधर ही बांट दिया था जी। वो फिर 11:45 पे कर लेंगे उस दिन। 11:45 पे कुछ पेपर भी आपको दिखा दूंगा बच्चों के कि क्या मसले कर रहे हैं। मंडे को इंशाल्लाह 13 हो, मॉक होगा 21 मार्च को। चुपे, डेट लगी हुई है उधर, क्या लगी हुई है? नोटिस बोर्ड पे डेट लगी हुई है, 21 फरवरी है जी। 21 फरवरी को मॉक होगा। अच्छा, जी किधर है जी भाई? अगर ये कह रहे हैं बैड डेट का एक्सपेंस एडमिन एक्सपेंसेस के बजाय सेलिंग एक्सपेंसेस के अंदर पड़ा होना चाहिए था। कुछ लोग मोबाइल साथ साथ यूज कर रहे हैं।
तो एडमिन की बजाय सेलिंग में पड़ा होना चाहिए था। तो भाई हमें क्या फ़र्क पड़ता है, हम कौन सा P&L इधर बना रहे हैं कि हमें क्लासिफिकेशन सही करनी है। खर्चा जहाँ मर्जी पड़ा हो, हमने तो उल्टाना ही है ना खर्चे को। अब्दुल्ला ये पेपर ले आए और उस क्लास के बैलेंसिंग भी ले आए साथ डाल के, जो उस क्लास से बचे थे वो भी इसमें है। वो लाइन 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 सारे इकट्ठे लाइन, पेज 145। अगर वसीम काकड़ का पेपर नहीं है तो उनको खड़े कर दें उस क्लास में। अच्छा वसीम काकड़ खड़े हो जाएंगे, टेस्ट चल नहीं दिया हुआ। आप जी मोहतरम मुझे ये बताएं कि सवाल के अंदर लिखा हुआ है कि ये जो बैड डेट है ये रिलेट करता है स्टाफ को जो लोन दिया हुआ था उससे। तो हमने ये पढ़ा था कि स्टाफ को या सप्लायर को, जिस मर्जी को, लोन रिसीवेबल पास्ट में इनकम में नहीं गया होता, इसलिए हमने कहा था इसको खर्चे को नॉट अलाउड करना है। लेकिन जो आम आपकी क्रेडिट सेल होती है वो वाले डेटर पास में इनकम में गए होते हैं, उनको आपने अलाउ कर देना है। इस बुनियाद पर हम बैड डेट सारा अलाउ करेंगे जो सवाल में निकले हैं, या सारे में से वो अलाउ करेंगे जो पास में इनकम में गया। अब सवाल ने बताया नहीं पास में इनकम में कितना गया, लेकिन सवाल ने एक चीज बता दी, एक ऐसा भी है जो कि पास्ट में रिसीवेबल बुक हुआ था, इसको फिर फारग कर दें, निकाल दें इसमें से। बैड रिटर्न ऑफ में जो मसला है उसको निकालें। चू बोलें तो 115 काफला हमारा रवा दवाएं भेरे पे हमने स्टॉप किया था। अगला स्टॉप इंशाल्लाह चक्री पे करेंगे जोहर की नमाज के लिए। कलर का हार पे नहीं, कलर का हार पे नहीं। जोहर की नमाज जितने बजे होती है पाकिस्तान में? आप कहाँ से आए हो? आप अंटार्कटिका से आए हो? जितने बजे जोहर की नमाज होती है? नहीं नहीं ऐसी बात ना किया करो, मुसलमान हो ही नहीं सकता मुसलमान और नमाज छोड़े, इट्स इम्पॉसिबल। मुसलमान और काफिर में फ़र्क करने वाली चीज़ नमाज है ना, और नमाज जन्नत की चाबी है। चाबी का एक दंदा भी आगे पीछे हो तो दरवाज़ा नहीं खुलता। एक नमाज भी आगे पीछे हुई तो दरवाजे कैसे खुलेंगे? बाहर खड़े रहेंगे। एक हल्की सी चाबी का भी मसला हो जाए तो दरवाजे खुलने बंद हो जाते हैं। ओके, तो ये जी प्रोविजन की एडजस्टमेंट हो गई। चाहे वो बाजार का बहाना हो, चाहे वो पेपर देने का बहाना हो, जो मर्जी बहाना हो, कोई भी नहीं चलेगा। प्रोविजन को उल्टा दिया और बैड राइट ऑफ को माइनस कर दिया। अब तो शायद सीए फाइनल के पेपर भी हो जाते हैं दिन में। पुराने ज़माने में तो सीए फाइनल के पेपर होते थे 2 बजे से 5 बजे तक, रीडिंग टाइम नहीं होता था तब। तो फिर हमें 4 बजे बीच में उठ के नमाज़ पढ़ने जाना पड़ता था, क्योंकि 5:01 पे तो मगरिब की अज़ानें शुरू हो जाती थी। तो इसलिए फिर पेपर में से ही नमाज़ पढ़ने जाना पड़ता था। ऑब्वियसली अब नमाज़ तो नहीं छोड़ सकते ना। आगे चलें, नहीं तो इसमें ऑब्वियसली बात है, मुसलमान ने तो नमाज़ पढ़नी है, बहुत तो कोई हल नहीं है। और हमारे एक दोस्त थे, बल्कि उनके 2 गोल्ड मेडल आए थे, उन्होंने भी बीच में उठे थे, नमाज़ पढ़ी थी बस। वैसे भी तो पेपर में पता नहीं कितना टाइम हम ज़ाया कर रहे होते हैं। ओके पॉइंट नंबर डी, depreciation and financial charges of 2.1 million and 1.5 million respectively in respect of a car which was acquired on lease. लीज वाले का क्या करते हैं? अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन और इंटरेस्ट उल्टा के लीज रेंटल माइनस करते हैं। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाएं। अब्दुल्ला दे दें एंड पे पेपर, ये ऊपर कुतब का रखना पेपर। अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन उल्टाएं। 2.1 नहीं, 2.100 भी नहीं, 2100 और इंटरेस्ट उल्टाएं। ये बोल कौन रहा है? फिर मुझे भी बोलना होता है और मैं फिर बोलूंगा नहीं। ओके अच्छा जी, एक एडजस्टमेंट थी, उधर ही रखो कैमरा। एक एडजस्टमेंट थी जो हमारी काफ़ी अरसे से रहती थी, उसको हमने अभी तक न्यूमेरिकली नहीं किया था, तो उसको अब हम देखते हैं न्यूमेरिकल में।
ये पेज नंबर निकालें, सेक्शन 28। अच्छा मोहतरम, इसमें सबसे पहले तो चीज़ समझाने के कई तरीके होते हैं। फाइनली जिस तरीके से चीज़ समझाने लगा हूँ उसी तरीके से समझिएगा। पेज 148, दो काम करें पेज 148 पे। एक ये एक्सप्लेनेशन काट दें, क्योंकि ये आपको कैलकुलेशन की किसी और साइड पे लेके जा सकती है। ये एक्सप्लेनेशन काट दें, पेज 148 एक ये एक्सप्लेनेशन काट दें और एक ये लाइन काट दें। ये लाइन काट दें। ये लाइनें हैं तो सही किसी हद तक, लेकिन हो सकता है आपको इंग्लिश इनकी सही समझना आए, तो इसलिए मैं मेन बात की तरफ आने लगा हूं जो हमने पेपर में करनी है। पढ़ें जी। सुबह सुबह हमने एक सवाल में, आपको पता है, इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया था 3% वाला। वो अगर मैं आपको दिखा दूं, ये देखें, एनी इंटरेस्ट ऑन लोन पेड बाय द पर्सन इफ लोन इज यूज्ड इन, तो ये इस वजह से हमने किया था। इंटरेस्ट बिजनेस का नॉर्मल खर्चा है, खर्चे के तौर पे माइनस करने की इजाजत है। ये तो मैंने कोई और बात कर दी। लीज रेंटल पेड बाय अ पर्सन टू अ बैंक और अ लीजिंग कंपनी, ये खर्चा है। फॉर डिडक्शन ऑफ रेंटल द कॉस्ट ऑफ कार शेल नॉट एक्सीड, अगर कार खरीद ली है तो फिर डेप्रिशिएट करनी है, वो तो 75 लाख तक रिस्ट्रिक्ट करनी है। अगर कार खरीदी नहीं बल्कि गाड़ी आपने किस पे ले ली है, लीज पे ले ली है, तो अगर 25 लाख से ऊपर की, कुछ लोगों का ख्याल है यहां भी 75 लाख होना जाना चाहिए, लॉ मेकर ने वहां 75 लाख कर दिए तो यहां भी 75 लाख कर दे, क्योंकि वहां पहले 25 लाख होता था, लेकिन लोगों का ख्याल है लॉ मेकर से को भूल गए, अब यहां 25 लाख ही लिखा हुआ है, तो हम इसी को सामने रख के चलेंगे। आईकेप की किताब में भी 25 लाख है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी 25 लाख है। अच्छा, अगर गाड़ी अपनी खरीदें और 75 लाख से ऊपर हो तो एज्यूम करने कितने की खरीदी है, 75 लाख की, 7.5 मिलियन की। और अगर गाड़ी लीज पे लें तो ऐसी सूरत में गाड़ी 25 लाख से ऊपर वाली गाड़ी आप अगर लीज पे लेंगे तो रेंटल में एक रिस्ट्रिक्शन लगेगी। 25 लाख से ऊपर वाली गाड़ी लीज पे लेंगे तो रेंटल में एक रिस्ट्रिक्शन लगेगी। उस रिस्ट्रिक्शन को आज मैं न्यूमेरिकली अप्लाई करवाने लगा हूं। अब फॉर डिडक्शन ऑफ रेंटल कॉस्ट ऑफ कार शेल नॉट एक्सीड 25 लाख। लेकिन इधर देखें, ऑन 1 जुलाई 21 हमने एक लीज पे लिया गाड़ी, entered into lease agreement with a bank for a car of 10.5, जाग रहे, गाड़ी 25 लाख से ज्यादा है, अगेंस्ट द एनुअल रेंटल ऑफ 3 मिलियन, और उसमें से किराया कितना दे दिया, 3 मिलियन। 3 मिलियन हमने किराया दे दिया। गाड़ी कितने वाली लीज पे ली है, क्या 10.5 का चेक बना के दे दिया होगा, या गाड़ी के रेंटल दे रहे हैं हम? अच्छा, कितने वाली गाड़ी लीज पे दी, कितने वाली गाड़ी लीज पे ली, 10.5 वाली, उसका कितना रेंट दिया? अब 3 फिगर्स आपके सामने होंगी पेपर में। व्हाट इज द रेंटल पेड फॉर द ईयर, 3 मिलियन। व्हाट इज रिस्ट्रिक्शन ऑफ लॉ, 25 लाख। व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कार, व्हाट इज बीइंग रिस्ट्रिक्टेड टू व्हाट, 3 नहीं, अंग्रेजी पढ़ो। फॉर डिडक्शन ऑफ रेंटल द कॉस्ट शेल नॉट एक्सीड 25 लाख। कॉस्ट 25 लाख से नहीं बढ़ेगी, तो किसको रोकना है 25 लाख पे, कॉस्ट को। अब एक काम करना है आपने, मैं 1 मिनट बस, आप लोगों ने सबसे पहले पकड़ना है सवाल के अंदर 25 लाख को, और इसे डिवाइड करना है सवाल में दिए हुए 10.5 से। 10.5 वाली चीज को रोकना है किस पे, इसका मतलब है एक परसेंटेज निकालें, हमारी कॉस्ट को कितने परसेंट इसने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है।
हम क्या कह रहे हैं, कितने वाली गाड़ी लीज पे ली है? 10.5 वाली। वो कह रहे हैं ज्यूम करो कितने वाली गाड़ी लीज पे ली है? 2.5 की। आप जरा कैलकुलेटर पकड़ के मुझे बताएं, उसने हमारी गाड़ी को कितने परसेंट उसकी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया? 23.8% हमारी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। ऊपर मैंने क्या रखी है? लॉ वाली कॉस्ट। नीचे क्या रखी है? सवाल वाली कॉस्ट। बार बार बोलें, ऊपर क्या रखी है? लॉ वाली कॉस्ट, नीचे इतने परसेंट हमारी कॉस्ट हो गई रिस्ट्रिक्ट, 23% तकरीबन। अब ये फैक्टर मेरा निकालने की जरूरत है। जितना कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं उतना ही हर साल रेंटल को भी रिस्ट्रिक्ट कर दें। बस ये क्या करना है, जितना किसको रिस्ट्रिक्ट करें उतना ही। वैसे ही फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन बताएं ये कितने परसेंट बना? तकरीबन 23%। 23% आपने कॉस्ट रिस्ट्रिक्ट कर दी, रेंटल को भी इतना ही रिस्ट्रिक्ट कर दें। नाउ व्हाट विल बी द फाइनल फॉर्मूला? फॉर्मूला कुछ बना लेते हैं क्योंकि इस तरह पेपर में बात याद नहीं रहनी। पहले मुझे बता दें ये फैक्टर मुझे क्या दे रहा था? ऊपर क्या रखी? लॉ वाली कॉस्ट। नीचे ये फैक्टर ने हमें क्या दे दिया कि हमारी कॉस्ट उसे नापसंद है और हमारी पसंदीदा कॉस्ट है उसकी 23%। तो अगर हमारी कॉस्ट को 23% मान रहे तो फिर हमारे रेंटल को भी 23% मान लो ना। अब व्हाट विल बी द फाइनल कैलकुलेशन? What will be final calculation? इधर क्या होगा? सबसे नीचे क्वेश्चन वाली कॉस्ट, इधर क्या होगा? और इधर होगा रेंटल एनुअल जो हमारे साल का है। ये फैक्टर हमें दे देगा अलाउड रेंटल, क्योंकि 3 पे 23% लगेगा तो इतना रेंटल अलाउड है, क्योंकि 2.5 भी अलाउड टाइप चीज है ना। लो कॉस्ट नहीं लिखना, लॉ वाली कॉस्ट, लॉ वाली कॉस्ट, लॉ वाली कॉस्ट, लॉ वाली कॉस्ट, लॉ वाली कॉस्ट। रिस्ट्रिक्टेड कॉस्ट भी कह सकते हो आप इसको। Catch it, catch it, catch it, catch it, catch it, man, catch it, man. Okay, लेस जी क्या करवाने यार? उसके पार ऊपर कर दो। रेंटल $2500 डिवाइडेड बाय, इसका मतलब है 23% हमारी कॉस्ट उसको शायद पसंद है। पसंद है, पसंद है, हाँ हाँ 23% पसंद है। 10.5 में से 2.5 उसे पसंद है। हमारी 23% कॉस्ट उसे पसंद है, तो फिर हमारा रेंटल भी उसे कितना पसंद होगा? 23%। लेकिन एक काम करना है आपने जरूर, कि शर्त यह है कि ये गाड़ी यूज हो रही हो बिजनेस में। अगर ये घर में यूज हो रही है तो फिर उतना रेंटल माइनस करने की जरूरत नहीं होगी। तो एक छोटा सा मसला हो रहा है, आपको याद है कोई भी एसेट भी लेते थे हम, थोड़ा सा घर में यूज हो रहा था, थोड़ा सा बिजनेस में, डेप्रिसिएशन को पोर्शन करते थे, तो इस तरह रेंटल को भी पोर्शन करें। मुझे बताएं ये गाड़ी कितना बिजनेस में यूज हो रही है? 80%। तो ये रेंट पूरा माइनस करने दिया जाएगा या सिर्फ रेंट का 80%? अब ये 80% का फैक्टर फाइनली लगेगा, एंड दैट इज फॉर पर्पस ऑफ अलाउड डिडक्शन। तो इतना टैक्स वाले आपको माइनस करने देंगे। 571। ऑब्वियसली यार ऐसी चीज के अंदर उसने मार्क्स रखे होते हैं 1 नंबर, तो जो ये नहीं करेगा 80% लगा देगा, उसको भी आधा नंबर तो मिल जाएगा। और रेंटल पेड लिख के माइनस का जो लफ्ज लिख के आएगा उससे भी एग्जामिनर इंप्रेस होगा। तो इसलिए
चीजों को लिख के आना है, छोड़ के नहीं आना। नहीं, छोटा गिरा, डंडा नहीं गिरा, डंडा भी मेरे पास है। फटू की जो तूने क्लास छोड़ी है ना अभी तक, मुझे ले ली थी क्लास? ओके, हो रहा था यार, हमारी तो नहीं होती थी क्लासेस छोड़ने की हिम्मत, पता नहीं। अच्छा, एक दफा चलें, छोड़े अब आप क्या बातें सुनानी है अगले सेक्शन में। 2 रातें एक दफा जागे हुए थे हम, क्योंकि कोई इस्लामाबाद में कोई ऑडिट वगैरह चल रहा था पीटीसीएल का। तो दोपहर को जाके कोई हम 3 बजे फारिग हुए और 8 बजे क्लास थी। तो बस फिर निकले 3 बजे पिंडी से गाड़ी चलाते हुए, 8 बजे यहाँ पहुँच गए सुजुकी मैदान के ऊपर दमादम। क्लास से पहले पहुँचे हुए थे। ये और बात है, क्लास में आके ज़रा नींद आ रही थी, लेकिन 2 रातों के जागे हुए क्लास अटेंड करने आ गए थे इस्लामाबाद से लाहौर। तो पॉइंट नंबर 3 पढ़ें जी, पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, बोल 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 भाईजान जी, इनकम बताएं कौन सी है यार? बड़े फोन आ रहे हैं तीनों, मैं उस वक्त तक फोन निकाला नहीं उस वक्त का, और इसको फोन आ रहे हैं। वही तो घर से मैसेज। अच्छा जी, फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड प्रॉफिट ऑन डेट अर्न्ड। फाइनेंशियल चार्जेस क्या होते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंस में इंटरेस्ट अर्न्ड वाला पड़ा हुआ है। ना यार बातें ना कर, मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं किससे बातें करूं फिर। एक्सपेंस में इंटरेस्ट इनकम पड़ी हुई है। एक्सपेंस में क्या पड़ी हुई है? इंटरेस्ट इनकम। बड़ी बुरी करनी है मैंने आपके साथ, अभी तो नॉर्मल क्लास में भी उठ के जाने लगे थे, मैंने आपको रोका था, तब आप रुक गए थे, याद है? सुबह एक एक हरकत आपकी याद रहती है जब भी आप सामने आते हैं ना। अच्छा, नहीं क्या याद करके करना है, लेकिन याद रहती है। अच्छा, फाइनेंशियल, आप लोग कह रहे होंगे आपकी भी। अच्छा, फाइनेंशियल चार्जेस इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट। फाइनेंशियल चार्जेस में इंटरेस्ट इनकम पड़ी है, जो कि, अच्छा बताएं, खर्चों में इनकम पड़ी हो सकती है? ये इंक्लूड का लफ्ज़ साइकेब को ऐसे लिखना नहीं चाहिए था, मैं डिसएग्री करता हूँ। इसको इंक्लूड की जगह लफ्ज़ लिखना चाहिए था नेट ऑफ। खर्चों में, लेकिन आईकेब ने लिखा है तो मुझे भी मजबूरन पढ़ाना पड़ा है। खर्चों, पहले तो मुझे बताएं कि हमें पता कैसे चला इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं है, इंटरेस्ट इनकम है। प्रॉफिट ऑन डेट अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। तो बता दें खर्चों में क्या पड़ा है? मेरे ख्याल से फिर जो खर्चे हैं ना वो 24 के होंगे। ये खर्चे 20 की बजाय कितने के होंगे? ये मैं आपके समझने के लिए बात कर रहा हूँ, इसका इंपैक्ट सवाल पे कोई नहीं होना। सवाल पे क्या करना है वो आसान सी चीज़ है, वो मैं बता देता हूँ। खर्चे शायद 24 के हों, लेकिन वो खर्चे थे इंटरेस्ट एक्सपेंस के। अकाउंटेंट ने सुस्ती की, अदर इनकम की लाइनें डाली नहीं। फील करें, लाइन कोई नहीं आ रही अदर इनकम की, तो अकाउंटेंट ने सुस्ती की, अदर इनकम की लाइनें डाली। उसने खर्चों में डाल दी इंटरेस्ट इनकम, खर्चों में डाल दी इंटरेस्ट इनकम, खर्चों में डाल दी इंटरेस्ट इनकम। तो क्या सेल में सेल रिटर्न कभी कभी नेट हो जाती है? सेल में सेल रिटर्न, तो इस तरह की कोई चीज है। उसने खर्चों में इनकम डाल दी। यार इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आप खर्चों में इनकम डाल भी दें तो आपने रिवर्स साइन के साथ डाली होगी। आप ये भूल जाएं कि खर्चों में डली हुई है या कहां डली हुई है। मुझे ये बता दें प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनकम क्या हो चुकी होगी? ऐड हो चुकी होगी। प्रॉफिट तक पहुंचते हुए इनकम क्या हो चुकी होगी? तो इनकम को बस ये करना है, उल्टा दें। खर्चे इंक्लूड इंटरेस्ट इनकम ऑफ 4 मिलियन अर्न्ड ऑन फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट मेंटेन विद, और ये अर्न्ड है, ये नेट नहीं है, नेट ऑफ टैक्स नहीं है। इसको ग्रॉस अप करके कुछ और भी करना है, कुछ और नहीं करना। बैंक ने इस पर टैक्स काटा है 4 लाख,
इसको लिखना है एंड पे देख लेंगे, इसको लिखना है एंड पे देख लेंगे जी। लेस कर दें इंटरेस्ट इनकम अर्न्ड मैंने माना खर्चों में पड़ी हुई है, लेकिन खर्चों में नेगेटिव साइन के साथ पड़ी होगी, नहीं 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 नहीं, प्रॉफिट तक पहुंचती हुई ये ऐड ही हो चुकी होगी। लेस कर दें, लेस दोबारा लिख देता हूं आपके लिए, इसको रिक्लासिफाई अभी कर दें बजाय के बाद में जाके करें, इसको रिक्लासिफाई अभी कर दें। बिजनेस के लिए भी लाइनें छोड़नी है हमने, पैसेंजर व्हीकल, टैक्स टैक्सेशन, टैक्स रेट सोर्स, ये तो तकरीबन 4-5 लाइनें छोड़नी है। 4,000 अच्छा जी, 5-6 लाइनें छोड़ दें। जी इसके आगे एनटीआर का लफ्ज़ लगाऊं या एफटीआर का? वर्किंग इसके साथ एनटीआर का लफ्ज़ लगाऊं या एफटीआर का? देखना पड़ेगा कि इंटरेस्ट मिला किससे है, बैंक से। इंटरेस्ट इनकम अर्न फ्रॉम बैंक अप टू 50 लाख है एफटीआर एट 15%। फाइनल टैक्स रिजीम इसको रिक्लासिफाई साथ ही कर दें, करें जी नोट। हाँ जी ये ग्रॉस है क्योंकि साथ अर्न लिखा हुआ है लफ्ज, ये नहीं लिखा हुआ रिसीव्ड। वो मैंने कहा था उसने वैसे लिखा हुआ है, आई कैप एफटीआर के साथ अदर सोर्स का लफ्ज लिख रहे, कोई नहीं लिख दिया करो, खैर है। ओए उधर कोई जा रहा है, ओ रोको इसको, रोको रोको रोको, इधर से होके जाओ, इधर से होके जाओ, चलो इधर से होके जाओ, इधर आओ, इधर आए भाई, भाई इधर आए, इनको रास्ता बताएं यार, हमारी क्लास में कौन सा आ रहा है। आप जरा बाहर जाएं, वो इधर लेके आए जरा। हाँ बोलो, किधर जा रहे हो? नींद आ रही है? नमाज पढ़ के ना जोर की वापस आ जाओ, ठीक है? फिर ऑनलाइन ना लिया तो कंपनी जिम्मेदार नहीं है। जाओ चल पाँव अंदर कर, जैकेट अंदर कर, जैकेट अंदर कर, अंदर कर, बॉर्डर से बाहर निकली, ये फोल्डिंग पे जा रहा है, फोल्डिंग सीट खाली छोड़, परस अंदर कर, परस अंदर कर, तू टांग अंदर कर, टांग जैकेट अंदर कर। ओके चले जी। कुछ ऐसा हो रहा हो ना जो आपके साथ ही हो रहा हो, तो वो सबको ना बताया करो कि आपके साथ हो रहा है। अच्छा जी आगे चलें। आ पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल, डंगर ट्रांसपोर्ट व्हीकल तो नहीं लिखा हुआ, डंगर ट्रांसपोर्ट कर रही है या पैसेंजर ट्रांसपोर्ट कर रही है? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल यूज्ड फॉर उठाना एंड गिराना ऑफ एम्प्लॉइज, उठाना एंड गिराना ऑफ एम्प्लॉइज वॉज डिस्पोज्ड ऑफ। अब एम्प्लॉइज पैदल जाए घरों को, एम्प्लॉइज को उठाने गिराने के लिए हमने एक पूरी गाड़ी खरीदी हुई थी 80 लाख रुपए की, ये खरीदी बेची है 80 लाख की, बेची है, खरीदी थी 85 लाख की पिछले साल। ये फील हो रहा होता है, आप नजरें झुकाते हैं एकदम, ये देखते ही नजरें झुकाते हैं, झुकाया करें नजरें, जैसे कोई ये आए तो नजर झुका के फौरन। 2022 का सवाल चल रहा है। नो अकाउंटिंग डेफिशिएंसी वाज प्रोवाइडेड इन द ईयर, शुक्र है वरना हमने उल्टा देनी थी, शुक्र है रिकॉर्ड ही नहीं की, अब रिकॉर्ड ही नहीं की तो हमने उल्टानी नहीं, ठीक है चलो वापस। अच्छा
अकाउंटिंग लॉस हैज बीन रिकॉर्डेड इन पीएल, ये तो इजी था मार्क्स लेना, अकाउंटिंग लॉस हैज बीन रिकॉर्डेड इन पीएल। ऐड कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, और बताओ। अकाउंटिंग वाला का लॉस उल्टा दिया। अच्छा जी, गड्डी 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 लबो, गड़ी लबो गड़ी लबो गड़ी लबो। पेज 136 जी भाईजान, सवारियों को बिठा के किराया लिया जा रहा है या नॉट प्लाइंग फॉर हायर है? प्लाइंग फॉर हायर वाले हाथ खड़ा करें कि सवारियों को बिठा के किराया लिया जा रहा है। किराया नहीं लिया जा रहा, इसलिए बोलें। तो कुछ बच्चे ना पता नहीं इस गाड़ी को पढ़ के क्यों समझते हैं कि ये प्लाइंग फॉर हायर टाइप चीज़ है, और इसकी को 75 लाख तक रिस्ट्रिक्ट ना करें, जितनी मर्जी की गाड़ी है कोई मसला नहीं। बिल्कुल गलत समझते हैं। कहीं लिखा हुआ इट इज प्लाइंग फॉर हायर? तो अगर नहीं लिखा हुआ प्लाइंग फॉर हायर, पैसेंजर ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स तो दोनों ही होती हैं। पैसेंजर का मतलब है बंदे बैठने हैं, डंगर नहीं बैठने। या असल में पैसेंजर ट्रांसपोर्ट का ऑपोजिट होता है गुड्स ट्रांसपोर्ट। तो ये गुड्स ट्रांसपोर्ट व्हीकल नहीं है, ये कौन सी है? पैसेंजर। दोनों में बैठते पैसेंजर ही हैं। आप बताएं क्या ये सवारियों को बिठा के किराया लेने वाली चीज़ है या किराए के अलावा वाली कोई चीज़ है? तो इस पे इनिशियल अलाउंस कैलकुलेट नहीं होगा और इसकी कॉस्ट को रिस्ट्रिक्ट करेंगे खरीदने के साल में। किस पे? 7.5 पे। अच्छा जी, अब मुझे बता दें, इसका मैंने गेन और लॉस निकालना है। गेन लॉस निकालने का क्या तरीका है? गेन लॉस निकालने का ये तरीका है कि A into B over A is the amount received on disposal, B is 7.5 million and C is actual cost। चलें जी, पहले तो WDV निकालते हैं ना। WDV निकालते हैं। वर्किंग नंबर 4, टैक्स वालों का गेन लॉस ऑन व्हीकल A इंटू A ओवर B इंटू C, A इंटू B ओवर C, क्या था? A इंटू B ओवर C। गेन लॉस किस साल निकाल रहे हैं? गेन लॉस किस साल निकाल रहे हैं? हमारे साल। खरीदा कब था? पिछले साल। ओ इत्थे बेको, खरीदा कब था? बेचा कब? कितने साल डेप्रिशिएट हुआ होगा? 85 लाख 75 लाख 85 लाख 75 लाख 85 लाख 75 लाख 75 लाख में डेप्रिशिएट हुआ होगा। क्या टैक्स WDV वर्किंग 4.1 में निकालूं या सिर्फ एक साल की डेप्रिसिएशन ही है? इधर ही निकाल लूं। डरते डरते अगर मैं ये हिम्मत कर लूं 85 लाख जरा 85% 75 लाख जरा, तो डरेंगे तो नहीं। चलें छोड़ें, कुछ की शक्लें बन गई हैं। डेप्रिसिएशन का रेट बताएं जी। डन। चलें, कॉस्ट माइनस एक साल की डेप्रिसिएशन। ये एक साल कौन सा है? 2021। तो मुझे बता दें बिकने वाली गाड़ी की BV कितनी थी? यहां आपने BV को नहीं छेड़ना, यहां आपने कंसिडरेशन को छेड़ना है। यहां किसको छेड़ना है?
मैं आपको बताता हूँ बीवी को कब छेड़ना है। जब एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली जब एसेट पार्टली बिजनेस पार्टली प्राइवेट पर्पस के लिए यूज हो रहा हो, तो बेचने के साल में WDV में डिडक्शंस नॉट अलाउड ऐड कर देनी है, तब WDV को छेड़ना है। इधर WDV को नहीं छेड़ना, इधर किसको छेड़ना है? कंसिडरेशन को। ए बोलें क्या है? आप लोग ना बस आप लोग बैठे आराम से, साथ वाले की गोद में ना सर रख के लेट जाएं, सीधा हो। अमाउंट रिसीव्ड ऑन डिस्पोजल ऑफ व्हीकल, नशा उतर रहा है थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल्स का, चढ़ना शुरू हो रहा है, उतर रहा है। ये 8000। बी क्या है? 7500। और सी क्या है? एक्चुअल कॉस्ट। एक्चुअल कॉस्ट बोले 8500। बस ए बोले 70। ना भाई मुस्कुरा, बोर तो मुझे होना चाहिए, पिछली क्लास में भी मैंने पढ़ाया सारा। मैं बोरियत शो कर रहा हूँ, हो रहा हूँ, लेकिन शो नहीं कर रहा। 680 जी मोहतरम, हम पहुंच चुके हैं पहले ही, आप चांद पे बहुत लेट पहुंचे हैं। टैक्स वालों का गेन, ऑन व्हीकल। ना यार बोलना नहीं। 684। वुजू करना शुरू कर दिया होगा इमाम साहब ने, 12-13 मिनट में अज़ान देनी है उन्होंने। ओके जैसे मछली पानी से बाहर तड़प रही होती है, ऐसे मोमिन मस्जिद से बाहर तड़प रहा होता है कि कब दोबारा अजान होगी, मैं मस्जिद जाऊंगा। ओके, टैक्स डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज 6800। माइनस कर दें, चपेट माइनस नहीं होगी। पहले क्या करना है? पहले माइनस करेंगे पुराना लॉस, फिर माइनस करेंगे पुरानी डेप्रिसिएशन, फिर माइनस करेंगे हमारी डेप्रिसिएशन। पहले क्या माइनस करना है? पुराना लॉस, फिर पुरानी डेप्रिसिएशन, फिर। तो इसको आपने तीसरे नंबर पे प्रायोरिटी देनी है, इसको सबसे एंड पे माइनस करना है। वाइल कैलकुलेटिंग वर्किंग 1, इसको एंड पे माइनस करना है। ये तो न्यूमेरिकल के फेस टाइप चीज है, कस्टमर्स ने काटा है, काटते ही तो लूट मची है, जिसका दिल चाहते हैं आगे का, तो एंड पे आप इसको माइनस कर दीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट। वो डेप्रिसिएशन जो एब्जॉर्ब नहीं हो सकी थी पिछले साल, यानी पुरानी डेप्रिसिएशन, मुझों को ताव दिया जा रहा है, पुरानी डेप्रिसिएशन किस साल की? 2021। अब सबसे पहले किसे माइनस करना है? पुराना लॉस। वो है नहीं, ये पार्टनर की इंफॉर्मेशन है, यानी मिस्टर ए और बी की। ये तो अब एओपी का तो मेरे को खत्म हो गया, पुराना लॉस अब है नहीं, क्या करें? पुरानी डेप्रिसिएशन, हमारी डेप्रिसिएशन, मोबाइल। जी क्या बनता है जी? क्या क्या? ओके, माइनस करें ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस, वो नहीं है। सब टोटल कितना है यहां तक? सैंतालीस 100। नहीं, तू अभी मूड में है, कोई अच्छा बच्चा कैलकुलेट करे। हाँ तो
यार इसने इस तरह इल्तिजा किया है, मजबूर हो गया। सर बीफ नहीं मांगी इसमें। अच्छा नेक्स्ट, लेस ब्रॉट फॉरवर्ड लॉस बिफोर डेप्रिसिएशन है कोई? आगे क्या माइनस करूं? जी पुरानी डेप्रिसिएशन बोलें, पुरानी डेप्रिसिएशन बोलें जी, कर दूं माइनस? कर दूं माइनस? कर दूं पुरानी डेप्रिसिएशन माइनस? कर दूं? कर दूं माइनस? एक्सेलेंट, ये लें। लोअर ऑफ लिखें ग्रेटर देन 10 मिलियन। इस फिगर को आपने देखा करना है, अगर ये ग्रेटर देन 10 मिलियन है तो फिर लोअर ऑफ करके माइनस करना है। मैं पेज नंबर आपको लिखवा दूं क्योंकि भूल गया होगा। दोबारा लॉसेस का चैप्टर, रशीद आज तू मेरे साथ बैठा हुआ है, कुछ ऐसा कर दिखा कि सर हम दोनों को ना इनाम दें। भाई ये पेज 289 पे हमने किया था, शुक्र है ग्रेटर देन 10 मिलियन मैंने लिखा भी हुआ है यहाँ पेज 289 पे। भाई कंपनी जिम्मेदार नहीं होती, एक दफ़ा सवाल करा के पेपर में आ सकता है, बता दिए। कंपनी जिम्मेदार नहीं होती, कंपनी सिर्फ एक दफ़ा सवाल कराती है। अब पेपर में अगर वो आ जाए तो फिर कंपनी जिम्मेदार नहीं, सर आपने तो एक दफ़ा कराया था वो पेपर में आ गया, आप कम से कम 2 दफ़ा तो कराते हैं। अच्छा जी पेज नंबर कौन सा है? लिखें ये फिगर ग्रेटर देन 10 मिलियन है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ग्रेटर देन, नजर आ रहा? ग्रेटर देन 10 मिलियन। लोअर ऑफ पुरानी डेफिनेशन बोले 568 या 50% ऑफ। यार वो तो बहुत बड़ी फिगर आ जाएगी, बस 568 लोअर आना है, छोड़े परे, बस 568 लोअर आना है। कैरी फॉरवर्ड कोई बचा नहीं? ये अमीर बंदा है जिसको लॉस आया या गरीब बंदा है? अमीर बंदा है। ग्रेटर देन 10 मिलियन इसकी ये वाली फिगर देखा करनी है, ये माइनस करने के बाद ये वाली फिगर अगर ग्रेटर देन 10 मिलियन है। अब बता दें कितना माइनस करने को दिल चाह रहा था, किया भी कितना? कोई कैरी फॉरवर्ड नहीं, अगर होता तो कैरी फॉरवर्ड भी होता। 590 लेस करंट ईयर के डेप्रिसिएशन जी। करंट ईयर के डेप्रिसिएशन पे कुछ नहीं लगाना, हमारे डेप्रिसिएशन एज इट इज। वो जो पुरानी है ना, कभी कभी पुरानी बन जाती है, कभी कभी जब ये कितने से ज्यादा हो 10 मिलियन तो ये फिर पुरानी डेप्रिसिएशन क्या बन जाती है? और नहीं पुरानी स्टिल शहजादे का 39 मिलियन का प्रॉफिट आया। कोई ब्रेक श्रेक लाओ, एओपी तो न्यूमेरिकल मुक गया हूं। Calculate the total income, taxable income, tax liability of Azadi and A and B। चलें जी, एओपी का तो फर्क कर देना नमाज से पहले, एओपी का तो फर्क करते हैं, एओपी का टोटल तो करते हैं यार, फिक्र ही कोई नहीं।
बस फेस पे एक इनकम फ्रॉम बिजनेस आनी है मेरे ख्याल से बस। एक और आनी है अदर सोर्स FTR। अब आप रजिस्टर का पहला सफ़ा निकालें जो आपने छोड़ा हुआ था आज़ादी एंड कंपनी के लिए, और दूसरा सफ़ा आपने पार्टनर A और B के लिए छोड़ा हुआ था, फिर वो निकाल लीजिएगा। टैक्स ईयर 2022। पेपर में पूरा लिखना है इनकम फ्रॉम बिजनेस। अदर सोर्स को क्यों निकाल दूं? आज आके आपको शायद ये जेबा नहीं देती बातें, मैं ये कर लेने नहीं। आज आके खोती बोर्ड थले आप बोल रहे तो वही 39790 इधर आ गया। अच्छा, आप बता दें टैक्स। अच्छा, कुछ चीज़ें होती हैं जो आप सीखते हैं क्लास में, घर में अप्लाई नहीं करनी होती। यानी घर में किसी ने बताया लाइट गई हुई, आपने बड़ी बात बताई, तो ये अब कोई अकल नाम की चीज़ भी होती है कोई, ठीक है, ये क्लास में सीखी थी, कुछ आज दी गल नहीं सीखी है ऐसे। अच्छा जी, अब आप जाएं टेबल 1 पे, क्योंकि AOP पे टेबल 1 लगता है, ये भी आज सुन लें, जाते जाते सुन लें। इट इज़ अगेन एडवाइज्ड कि AOP के ऊपर टेबल 1 लगता है। टेबल 1 जी चैप्टर 4 में है वो, 13157। यहां पर मुझे बताएं कोई आगे टैक्स टुक्स इसके कटे हुए कहीं? कोई टैक्स टुक्स कटे हुए? कुछ लिखा हुआ था हमने एंड पे माइनस करना है भाईजान। सबसे पहले ओ यार, वो जो पिछला सवाल था उसमें एक नहीं वो तो सारा हो गया था। पिछले सवाल में आपने एक चीज नहीं मुझे लिखवाई थी कि जो टैक्स क्रेडिट है चैरिटी वाला, वो पिछले सवाल में था ना, टैक्स क्रेडिट चैरिटी वाला। तो वो आप लोगों ने टैक्स क्रेडिट चैरिटी लिख के डैश डाला था। कितने लोगों ने मेरे कहे बगैर टैक्स क्रेडिट चैरिटी लिख के डैश डाल दिया था? तो लिख लें ये ढूंढें अप्रूव्ड पेंशन फंड वाला। फिगर्स में आपको बताता हूं, पिछले सवाल की फिगर ढूंढें। पिछला सवाल मुझे निकाल के दो जहां पे सॉल्यूशन, पिछले सवाल में टैक्स क्रेडिट ढूंढें। टैक्स क्रेडिट तूने कहां दिया हुआ है? पिछले सवाल में टैक्स क्रेडिट था ही नहीं। चलो ठीक है, दो फिर मैं बताता हूं। पिछले सवाल में टैक्स ढूंढे, 3380 मिल गया, 3380 और 4 मिल गया। 3380 और 4 के दरमियान लाइन डालें, 3380 और 4 के दरमियान लाइन डालें। लेस टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी, लेस टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी, टैक्स क्रेडिट ऑन चैरिटी और डैश डाल दें ब्रैकेट में, पेड इन कैश। पेड इन कैश जी, उसी की तरफ आने लगा हूं। अच्छा मोहतरम, अब आप सारे हजरात अटेंटिव हो जाएं। सवालों में ना अक्सर लिखा होता है कि आपने मिनिमम टैक्स इग्नोर करना है। सवालों में अक्सर लिखा होता है आपने मिनिमम टैक्स क्या करना है? इग्नोर करना है। लेकिन जब कभी ये ना लिखा हो
और सेल डिस्काउंट और सेल्स टैक्स माइनस करने के बाद 100 मिलियन से, तो आपने इस बंदे का टैक्स 2 तरीके से निकालना है। सुबह सुबह क्लास ली थी, पहले 8 बजे आते ही इसका टैक्स 2 तरीके से निकालना है। नंबर 1, ये टैक्स कैसे निकल आया? नॉर्मल टैक्स रिजीम। इसका चले मैं अंदर करता हूं, फॉर द सेक ऑफ डिस्कशन इसका मैं अंदर करता हूं। 13157 पेपर में भी अंदर कर दिया हमने। इसको कंपेयर करें, इसको टैक्स ही लिख देते हैं, टैक्स ऑन सेल। पहले मैंने किस पे टैक्स निकाले? नॉर्मल तरीके से। सेल बताएं, सेल। अगर किसी बंदे की इंडिविजुअल एओपी की सेल साल की, तो फिर आपने सेल को पकड़ना है, और सेल को पकड़ के क्या लगाना है? कब लगाना है? जब सवाल में ये ना, सवाल में लिखा होता है इग्नोर मिनिमम टैक्स, अगर ये लाइन ना आ रही हो और सेल 100 से, तो आपने सेल के ऊपर टैक्स लगाना है। सेल कितनी है? 4 इंटू 1 पॉइंट, बहुत थोड़ी फिगर आएगी, एक 5। अब रट्टा ये है कि हायर ऑफ बाहर डाल देना है, रट्टा ये है कि हायर ऑफ बाहर डाल देना है, लेकिन लॉजिक किसी को याद हो? ये देने कितने आ रहे हैं? 13,000। गवर्नमेंट कह रही है कम से कम 5, आ जाओ 13 ही दे दो। रट्टा ये है कि दोनों में से हायर ऑफ को बाहर डाल दें, लेकिन कॉन्सेप्ट ये है, ये देने आ रहा था 13, गवर्नमेंट ने कहा यार तुम्हारी इतनी करोड़ों में सेल है, कम से कम तुम मुझे 5 तो 13 ला रहे हो, दो 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 दो, तो वो 13 ही दे देगा फिर, तो वही फिगर बाहर आ गई 13157। तो ये कब किया करना है? सवाल में ऐसा ना लिखा हो कि इग्नोर मिनिमम टैक्स और साथ सेल भी 100 मिलियन से। अच्छा वो बता दें, इसका कोई टैक्स वगैरह कस्टमर ने काटा हुआ है, वो तो माइनस करना ही करना है। टैक्स डिडक्ट जो कस्टमर्स ने किया हुआ है 87122282। अच्छा इसको अभी क्लोज ना करें। अच्छा इंटरेस्ट का फिर पहले कर लो ना, इंटरेस्ट का पहले कर लो, न्यूमेरिकल के फॉर्मेट पे आए। आप ऐसा करें, ब्रेक लगा दो, अगला पार्ट बाद में शुरू करते हैं, जरा फ्रेश के साथ इन चीज़ों को ऊपर लिख के शुरू करते हैं ताकि दूर नजर भी